ओके सो हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे फ्रॉम चैप्टर 12 विच इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ओके, एज वी नो बायोटेक्नोलॉजी इज़ अबाउट द जीन्स। ओके, जो जीन्स होते हैं उनमें मॉडिफिकेशन करना। एक ऑर्गेनिज्म के जो जीन है वो जीन पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे एंटर करवाना इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म। ओके, ये सारा बायोटेक्नोलॉजी होता है, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, सो आज ये वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द बीटी कॉटन। नाउ what is this bt cotton? तो you must know about the cotton. ओके, कॉटन जो होता है उसका एक जेनेटिकली मॉडिफाई टाइप है, जेनेटिकली मॉडिफाई कॉटन है जिसका नाम है बीटी कॉटन। ओके, अब क्वेश्चन होता है कि ये बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाई करने की ज़रूरत क्या पड़ी। ओके, तो देखो जो कॉटन होता है उसमें बेसिकली इंसेक्ट, ओके, खास करके बॉलवॉर्म्स नाम के जो इंसेक्ट है वो कॉटन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यहाँ पे आप जो फोटोग्राफ है उसमें देख सकते हो। ओके, हियर यू कैन सी कि ये जो पर्टिकुलर इंसेक्ट है वो कॉटन है, उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। कॉटन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो कॉटन प्रोडक्शन विल बी लोअर। ओके, कॉटन प्रोडक्शन कम होगा, अल्टीमेटली फार्मर को नुकसान होगा। फार्मर नॉर्मल जो कंडीशन है उसमें क्या करेगा, तो ये जो इंसेक्ट है उसे किल करने के लिए फार्मर अलग अलग टाइप के इंसेक्टिसाइडल जो बेसिकली केमिकल से बने होते हैं वो इंसेक्टिसाइडल अप्लाई करेगा। ये जो क्रॉप है कॉटन है उस पर डालेगा, स्प्रे करेगा इंसेक्टिसाइडल जो बेसिकली केमिकल है। ओके, तो अब उसकी वजह से इंसेक्टिसाइडल की वजह से ये जो डिस्ट्रॉय कर रहा है कॉटन को जो इंसेक्ट, यहाँ पे बॉलवॉर्म्स के बारे में है, तो ये जो बॉलवॉर्म नाम का इंसेक्ट है वो किल तो हो जाएगा पर साथ में दूसरे साइड इफ़ेक्ट होंगे, वो केमिकल पेस्टिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइडल के। क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होंगे, तो फर्स्ट वो केमिकल है तो पॉल्यूशन बढ़ेगा उसकी वजह से। वो पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन, और जो जगह पे कॉटन है उसका जो सॉइल है उसका भी पॉल्यूशन हो सकता है। सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर भी वो केमिकल इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। जो प्रॉब्लम था इंसेक्ट था वो तो मर गया, पर साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है फर्स्ट। सेकंड ये कि ये जो बेसिकली केमिकल पेस्टिसाइड होते हैं उनका रेट हाई होता है, तो काफ़ी बार फार्मर इतना हाई रेटेड जो केमिकल पेस्टिसाइड है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसका कोई अल्टीमेट दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है जो फार्मर के लिए अफोर्डेबल भी हो और साइड इफ़ेक्ट जैसे कि पॉल्यूशन भी ना हो, और ये जो पर्टिकुलर हमारा इंसेक्ट है जो किल करता है, सॉरी जो नुकसान करता है, कॉटन प्रोडक्शन डिक्रीज करवाता है ये इंसेक्ट, वो भी किल हो जाए। ओके, तो हमें ऐसा कोई दूसरा नया मेथड अप्लाई करना ज़रूरी है जिसकी वजह से इंसेक्ट किल हो जाए, साथ साथ में क्या पॉल्यूशन भी ना हो और फार्मर के लिए भी वो मेथड अफोर्डेबल हो। ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है बीटी कॉटन। ओके, जैसे कि मैंने आगे आपको बोला बीटी कॉटन क्या है, तो बीटी कॉटन इज़ वन काइंड ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, ओके, जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि साइंटिस्ट ने कैसे बीटी कॉटन बनाया और ये जो बीटी कॉटन है वो कैसे हेल्पफुल होता है। ओके, वो कैसे अफोर्डेबल है, साथ साथ में उसकी वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होगा और जो इंसेक्ट है वो मर जाएगी। ओके, तो सारे बेनिफिट यहाँ पे है बीटी कॉटन के पास।
तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ये बीटी कॉटन एक्चुअल में कैसे बनाया गया। देखो चलो, सेंट्रल डोगमा क्या है, तो डीएनए में से बनता है आरएनए। ओके, डीएनए 2 स्ट्रैंड वाला पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ओके, तो डीएनए एक मॉलिक्यूल है, उसमें से बनता है आरएनए। देन दिस आरएनए विल फर्दर प्रोसीड इनटू प्रोटीन। ओके, आरएनए में से बनता है प्रोटीन। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है जिसे बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा, जो सेल्यूलर मैकेनिज्म है। हमारे सेल के अंदर कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस होता रहता है। डीएनए और जेनेटिक मटेरियल, तो उसमें से सबसे पहले क्या बनेगा, आरएनए। डीएनए में से आरएनए जो प्रोसेस के थ्रू बनता है उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए में से बनेगा प्रोटीन इनसाइड आवर सेल ओनली, और ये जो प्रोसेस है उसे बोलेंगे ट्रांसलेशन। डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन। ओके, चलो अब एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बेसिलियस थुरेनिजिनेसिस। ओके, शॉर्ट में उसे बीटी बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज अवर बैक्टीरिया, बीटी बैक्टीरिया। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर ह्यूमन हो, इंसेक्ट हो, प्लांट हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा ही। ओके, बैक्टीरिया है, बीटी बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए। ओके, तो लेट्स से ये है बीटी बैक्टीरिया का डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, ये डीएनए का एक छोटा सा पीस, ओके, जिसे बोलते हैं जीन। ओके, डीएनए का एक छोटा सा पीस, जीन यानी कि पीस ऑफ डीएनए। ओके, पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट। तो ये जो जीन है वो जीन का नाम है बीटी टॉक्सिन जीन। ओके, बीटी बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है उसके ऊपर प्रेजेंट है ये जीन। बीटी बैक्टीरिया का है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, बीटी टॉक्सिन जीन। ओके, जीन बेसिकली क्या है, डीएनए का एक छोटा सा पीस। ओके, हमने आगे देखा यहाँ पे कि डीएनए में से तो आरएनए बन सकता है, आरएनए में से बन सकता है प्रोटीन। ओके, तो ये जो बीटी टॉक्सिन जीन है उसमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होके बनेगा बीटी टॉक्सिन आरएनए, आरएनए में से बनेगा बीटी टॉक्सिन प्रोटीन। तो ये लास्टली बना बीटी टॉक्सिन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ओके, बीटी टॉक्सिन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बन रहा है कहाँ पे, ये जो बेसिलियस थुरेनिजिनेसिस बैक्टीरिया है उनके अंदर। देखो इंसेक्टिसाइडल, जहाँ पे वर्ड आता है साइड। ओके, जहाँ पे वर्ड आता है साइड, साइड का मतलब होता है किल करना। ओके, वो किल कर सकते हैं किसे, तो उसका आगे का वर्ड क्या है, इंसेक्ट, इंसेक्टिसाइडल, दे कैन किल इंसेक्ट। ओके, तो ये जो बीटी टॉक्सिन है वो एक तरह का प्रोटीन है विच इज इंसेक्टिसाइडल, इट कैन किल पर्टिकुलर इंसेक्ट। ओके, तो अब देखो, अगर कोई कंडीशन में ये जो बीटी टॉक्सिन बनता है बीटी बैक्टीरिया के अंदर, ये टॉक्सिन अगर हम कोई मेथड के थ्रू ट्रांसफ़र करवा ले इंसेक्ट में, ओके, इंसेक्ट में ट्रांसफ़र करवा लें, तो वो जो इंसेक्ट है वो किल हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमने देखा इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, इट कैन किल पर्टिकुलर इंसेक्ट। ओके, तो अब चैलेंज क्या है, ये जो प्रोटीन है वो बनता है बैक्टीरिया के अंदर, हमें किल करना है इंसेक्ट को। तो ये जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बना वो हम इंसेक्ट के बॉडी के अंदर कैसे ले जाएंगे। ओके, तो देखो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो जीन है बीटी टॉक्सिन जीन, वो बेसिलियस थुरेनिजिनेसिस बैक्टीरिया के अंदर से निकाल के
ट्रांसफ़र करवाया कॉटन में। ओके, कॉटन का जो प्लांट है, वो प्लांट के जो सेल है वहाँ पे ट्रांसफ़र करवाया ये बीटी टॉक्सिन जीन। ओके, तो सीधी बात है, अब प्लांट के अंदर भी ये प्रोसेस होगा। प्लांट के अंदर कॉटन का जो प्लांट सेल है उसके अंदर ये जीन आ गया है, बीटी टॉक्सिन जीन। तो वहाँ पे जीन में से बनेगा आरएनए, आरएनए में से बनेगा प्रोटीन, यानी कि लास्ट में ये बीटी टॉक्सिन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन अब कहाँ पे बनेगा? कॉटन प्लांट के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जीन ट्रांसफ़र करवा लिया साइंटिस्ट ने इनटू कॉटन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम ही वही होता है, एक ऑर्गेनिज्म में से पर्टिकुलर जीन है वो ट्रांसफ़र करवाओ दूसरे ऑर्गेनिज्म में, उससे तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। ओके, दे प्ले विथ जीन्स। ओके, तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है हमारा बीटी बैक्टीरिया, उसके अंदर जो जीन है वो साइंटिस्ट ने कहाँ पे ट्रांसफ़र करवा लिया? जो कॉटन है उसके अंदर। अब ये जो कॉटन है उसके अंदर क्या बनेगा? बीटी टॉक्सिन प्रोटीन। ओके, तो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है इनसाइड दिस सेल ऑफ कॉटन प्लांट। अब देखो, इंसेक्ट आया जो हमेशा आके अटैक करता है कॉटन के प्लांट को, उसे नुकसान पहुंचाता है। तो अब क्या है? तो जैसे ही इंसेक्ट आएगा, इंसेक्ट कॉटन को खाएगा। ओके, तो साथ साथ में इंसेक्ट के बॉडी में क्या जाएगा? ये जो बीटी टॉक्सिन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बना है वो भी जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉटन के अंदर तो अब ये प्रोटीन बन रहा है with the help of this BT toxin gene जो हमने एंटर करवाया है बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, तो अब ये जो इंसेक्ट है उसके बॉडी में गया, खाना खाया उसने, कॉटन खाया, साथ साथ में उसके बॉडी के अंदर क्या गया? दिस बीटी टॉक्सिन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। अब ये प्रोटीन कैसे इफेक्ट करेगा इंसेक्ट को, आगे हम देखते हैं। चलो देखो, अब एक बार ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन इंसेक्ट के बॉडी के अंदर चला जाए, देन वो अटैक करता है इंसेक्ट का जो मिड गट है उसके सेल को। ये सेल होते हैं एपिथेलियल सेल। ये जो सेल है उनके पास रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये सारे रिसेप्टर है वो टॉक्सिन के। तो वहाँ जाके आप देख सकते हो येलो कलर का जो टॉक्सिन है वो रिसेप्टर के साथ अटैच हो रहा है। तो जैसे ही सेल उसके ऊपर जो रिसेप्टर है वो उसके साथ ये टॉक्सिन अटैच हो गया, देन ये टॉक्सिन क्या करेगा? तो देखो, मिड गट ऑफ इंसेक्ट वेयर अल्कलाइन पीएच एक्टिवेट टॉक्सिन। ओके, मिड गट जो है इंसेक्ट का, वहाँ पे जाके ये टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, रिसेप्टर के साथ अटैच हो गया। नाउ दिस टॉक्सिन विल गेट एक्टिवेटेड। ओके, एक बार एक्टिवेट हो गया ये टॉक्सिन तो देखो क्या होगा? जो पर्टिकुलर सेल के साथ अटैच हुआ है वो सेल का स्वेलिंग होगा, लाइसिस होगा एंड डेथ ऑफ इंसेक्ट। ओके, क्या मतलब है अब इसका? तो बेसिकली ये जो टॉक्सिन है वो सेल के अंदर पोर्स कर देता है, छेद क्रिएट कर देता है। छेद क्रिएट कर लेगा तो क्या होगा? जो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये है कोई सेल। ओके, ये नॉर्मल सेल है, अब उसके अंदर छेद बन गए। ओके, ये छेद हो गया। ओके, पोर्स हो गया, तो पोर का फॉर्मेशन हो गया तो क्या होगा? बाहर के मीडियम में से जो वाटर है, ओके, वाटर है वो सेल के अंदर आ जाएगा। सेल है वो पूरा वाटर से भर गया। ओके, तो धीमे धीमे सेल का स्वेलिंग होगा और वो टूट जाएगा, सेल लाइसिस होगा। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। सेल ही टूटने लगे, सेल ही नहीं रहेंगे तो अल्टीमेटली वो जो इंसेक्ट है उसका डेथ हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि कैसे ये जो बीटी कॉटन है वो इंसेक्ट को किल करता है।
ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। वाई डस दिस टॉक्सिन नॉट किल द बेसिलस। ओके हमने ये तो देखा कि ये जो बीटी टॉक्सिन है, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन, वो इंसेक्ट को किल करता है, पर ये टॉक्सिन बेसिकली कहाँ पे बनता है, बेसिलियस बीटी बैक्टीरिया है उनके अंदर। तो ये टॉक्सिन बीटी बैक्टीरिया को क्यों किल नहीं करता। ओके क्वेश्चन होता है ना कि क्यों बैक्टीरिया नहीं मर जाते, क्यों इंसेक्ट ही मर जाते हैं। ऐसा कॉटन कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाए तो, बर्ड खाए कॉटन या फिर दूसरा जैसे कि काऊ होते हैं, बफेलोज होते हैं, उनके कांटेक्ट में ये कॉटन आया या फिर ह्यूमन के कांटेक्ट में ये कॉटन आया तो ह्यूमन मर सकता है क्या। ओके क्यों पर्टिकुलरली इंसेक्टिसाइडल ही है ये प्रोटीन। तो देखो आगे उसका आंसर है एक्चुअली the bt toxin protein exists as inactive protoxin। ओके एक्चुअल में वो कैसा होता है, प्रोटॉक्सिन। ये जो बीटी बैक्टीरिया है उनके अंदर ये जो टॉक्सिन बनता है वो प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होता है, यानी कि वो एक्टिवेटेड नहीं है, नॉन एक्टिवेटेड है। आगे देखो, बट वंस an insect ingests this inactive toxin, it is converted into an active form of toxin due to the alkaline pH of the gut। ओके जहाँ पे उनको ये इनएक्टिव टॉक्सिन प्रोटॉक्सिन है, उसे जहाँ पे भी अल्कलाइन पीएच मिलेगा वहाँ पे जाके वो एक्टिवेट हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे सेम चीज़ है, अल्कलाइन पीएच इंसेक्ट के बॉडी में होता है, इसीलिए ये टॉक्सिन वहाँ पे जाके इनएक्टिवेट में से एक्टिवेट हो गया। ओके बेसिलस बैक्टीरिया के अंदर अल्कलाइन पीएच नहीं है। ओके तो ये टॉक्सिन बेसिलस के अंदर बनता है, फिर भी कैसा रहता है, नॉन एक्टिव इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, एक्टिवेट नहीं होगा। एक्टिवेट नहीं होगा तो सीधी बात है उसका जो उसका जो इफ़ेक्ट है, टॉक्सिन का जो इफ़ेक्ट है वो बैक्टीरिया के ऊपर नहीं होगा। वाइल इंसेक्ट में क्या हो रहा है, वहाँ पे अल्कलाइन पीएच अवेलेबल है। तो ये जो प्रोटॉक्सिन है इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन वो एक्टिवेट हो गया। ओके ह्यूमन बॉडी के बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर भी जो सबसे पहला ऑर्गन आता है आफ्टर दिस ईसोफेगस वो है स्टमक। स्टमक के अंदर है एसिडिक पीएच। ये टॉक्सिन को कैसी पीएच चाहिए, अल्कलाइन। ओके तो बेसिकली ये जो टॉक्सिन है वो अगर ह्यूमन के कांटेक्ट में आ जाए फिर भी ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि स्टमक में है एसिडिक पीएच प्लस स्टमक के अंदर पेप्टिन, ओके पेप्टिक एसिड, सॉरी पेप्सिन, ओके पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रेजेंट है। ये जो पेप्सिन है वो प्रोटीन का डाइजेशन कर देता है। ओके तो यहाँ पे जो बीटी टॉक्सिक प्रोटीन है उसका डाइजेशन हो जाएगा बाय दिस पेप्सिन एंजाइम इनसाइड आवर स्टमक। ओके तो अल्कलाइन पीएच नहीं है स्टमक में, ह्यूमन स्टमक में एसिडिक पीएच है, एक्टिवेट नहीं होगा टॉक्सिन। सेकंड क्या कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम हमारे स्टमक के अंदर ही प्रेजेंट है। ओके तो ह्यूमन बॉडी में जाके स्टमक में ही ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है बीटी टॉक्सिन प्रोटीन वो डाइजेस्ट हो जाएगा। ओके वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, देन उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा ह्यूमन बॉडी में। ओके तो ये रीज़न होता है कि क्यों ये जो प्रोटीन है वो इंसेक्ट को ही इफ़ेक्ट करता है, इंसेक्ट स्पेसिफिक प्रोटीन है। ओके व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इंसेक्ट स्पेसिफिक, तो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट के ऊपर ही वो अटैक करेगा, उन्हें ही किल करेगा। दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे कि मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, बर्ड्स हो सकते हैं या फिर फिश है, एम्फीबियन है, वो सब के ऊपर इसका इफ़ेक्ट नहीं है। ओके चलो
नेक्स्ट देखते हैं, द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिड गट, जो कि बेसिकली जेजुनम होता है। जैसे हमारे पास हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो मिड पार्ट है वो है जेजुनम। ओके, वैसे इंसेक्ट में मिड गट बोलते हैं। ओके, तो मिड गट के जो एपिथेलियम सेल है उनके सरफेस पे ये टॉक्सिन, सेल के सरफेस पे ये टॉक्सिन अटैच होता है और एक्टिवेट हो जाएगा। इट क्रिएट pore that cause cell swelling and lysis and eventually cause death of insect। ओके, ये जो टॉक्सिन है वो क्या करेगा, ये जो सेल है उसमें छेद कर लेगा, पोर, छोटे छोटे पोर्स क्रिएट कर लेगा, जिसकी वजह से बाहर के मीडियम में से वाटर या फिर दूसरा कोई भी फ्लूइड है वो सेल के अंदर भर जाएगा। धीमे धीमे वो जो सेल है वो टूट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। ओके, जिसे बोलते हैं सेल लाइसिस। सेल नहीं रहा तो धीमे धीमे ये जो इंसेक्ट है उसका डेथ हो जाएगा। मैंने आर्टिकल्स में पढ़ा है कि यूजुअली एक बार ये जो प्रोटीन है, ओके, ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है वो इंसेक्ट के बॉडी के अंदर चला गया, देन विथिन 5 डेज ये जो इंसेक्ट होता है उसका डेथ हो जाता है। ओके, दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर योर नॉलेज, दिस इज नॉट इंक्लूडेड in our syllabus। Okay, this is just for knowledge कि once that particular insect ingests this insecticidal protein, then within 5 days this toxin get activated and kill this insect। okay, चलो नेक्स्ट देखो, some strain of Bacillus thuringiensis produce protein that kill certain insect। कौन कौन से इंसेक्ट को ये जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है वो किल कर सकता है? तो फर्स्ट है लेपिडोप्टेरॉन, जैसे कि टोबैको बर्ड वर्म, आर्मी बर्ड वर्म। ओके, ये जो फोटोग्राफ है वो है टोबैको बर्ड वर्म। ओके, ये है आर्मी वर्म का फोटोग्राफ, जो एक टाइप के लेपिडोप्टेरन है जिनको ये जो टॉक्सिन है वो किल कर सकता है। कोलियोप्टेरन जैसे कि बीटल, ये फोटोग्राफ बीटल का है। एंड डायप्टेरन जैसे कि फ्लाइज एंड मॉस्किटो, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट है उनको ये बीटी टॉक्सिन का जो स्ट्रेन है वो किल कर सकता है। ओके, नेक्स्ट देखो, the choice of gene depend upon the crop and the targeted pest। ओके, कौन सा जीन हमें सिलेक्ट करना है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है कि क्रॉप कौन सा है। बीटी कॉटन तो मार्केट में अवेलेबल है ही, पर उसके अलावा बीटी टोमेटो भी अवेलेबल है, बीटी कॉर्न भी अवेलेबल है। तो कौन सा क्रॉप है वो, एंड वो क्रॉप के ऊपर अटैक करने वाला पेस्ट इंसेक्ट कौन सा है जिसे हम किल करना चाहते हैं। ओके, वो इंसेक्ट का नेचर क्या है वो भी समझना ज़रूरी है। ओके, तो जीन हमें ऐसा सिलेक्ट करना है, दो चीज़ ध्यान में लेके कि क्रॉप कौन सा है हमारा, कॉटन है, कॉर्न है, टोमेटो है या फिर दूसरा कोई, और टारगेटेड पेस्ट कौन सा है, कौन से पेस्ट, कौन से इंसेक्ट को हमें किल करना है। ये दो चीज़ ध्यान में रख के जीन सिलेक्ट किया जाता है। मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। ओके, जैसे मैंने आगे आपको बोला कि इंसेक्ट के लिए ही ये स्पेसिफिक होते हैं, बर्ड के ऊपर, एम्फीबियन, मैमल्स जैसे कि ह्यूमन है उनके ऊपर एज सच नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता ये जो बीटी टॉक्सिन है उसका। इवन दो जो प्लांट है बीटी कॉटन, ओके, कॉटन का प्लांट हो या फिर कॉर्न का, मेज का प्लांट हो, उसके ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। जो बैक्टीरिया के अंदर बनता है बीटी बैक्टीरिया, वहाँ पे भी ये इनएक्टिवेटेड होता है, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। किसके लिए स्पेसिफिक है,
इंसेक्ट ग्रुप के लिए, ऐसे इंसेक्ट जिसके पास अल्कलाइन पीएच है मिडगट में, ओके, तो वो इंसेक्ट के लिए ये टॉक्सिन स्पेसिफिक होते हैं। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय ए जीन cry1ac नेम क्राई, ओके। ये जो टॉक्सिन है उसका जो जीन है उसका पर्टिकुलर नाम है CRY। CRY क्राई बोलते हैं, CRY, या फिर क्रिस्टल भी नाम होता है, ओके। क्रिस्टल वैसे शॉर्ट फॉर्म है किस क्रिस्टल का, CRY, ओके। तो जीन इज कोडेड बाय CRY cry1ac। There are a number of them. For example, cry1ac, cry2ab gene control the cotton bollworms. Okay, cotton bollworm नाम के जो इंसेक्ट है उनको कंट्रोल, उनको किल करने के लिए जो जीन यूज़ किए जाते हैं वो है cry1ac, cry2ab। cry1ab कंट्रोल कॉर्न बॉर्डर, ओके। कॉर्न बॉर्डर बेसिकली जो मेज कॉर्न होता है उसे नुकसान करते हैं, ओके। तो उनको किल करने के लिए जो जीन यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में टू मेक बीटी मेज, वो है cry1ab नाम का जीन, ओके। यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन है cry1ac, cry2ab विच कंट्रोल कॉटन बोलवर्म, cry1ab control corn border. This is very important information in the for the NEET point of view और any competitive MCQ based एग्ज़ाम के लिए ये जो दोनों पॉइंट है वो आपको खास ध्यान में रखने हैं, ओके। सो दिस इज़ द वॉल कॉन्सेप्ट ऑफ बीटी कॉटन। तो ये है बीटी कॉटन के बारे में, ओके। सो थैंक यू।